प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। और वाराणसी में को अब राजधानी बनाएंगे। ये इस संविधान के अनुसार वाराणसी राजधानी होगी। आखिर वाराणसी ही राजधानी क्यों? काशी में संविधान पार्लियामेंट बनाएंगे यानी संसद भवन बनाएंगे, तो ये जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं उसका क्या होगा? ये क्या फिर वैसे ही? अच्छा, एक सवाल और भी कि इन दोनों के अलावा धर्म संसद आप काशी में बना रहे हैं, राजधानी चेंज कर रहे हैं, और साथ साथ इतनी सारी बातें। संविधान के अंदर देवी देवताओं के पोस्टर भी हैं, फोटोज भी लगे हैं, और कौन कौन से देवी देवता हैं जरा वो भी बता दो। थोड़ा बहुत जो आया है उसमें महान हस्तियां भी हैं। माँ दुर्गा हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, गौतम बुद्ध हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, फिर आदि शंकराचार्य हैं, चाणक्य हैं, सावरकर हैं, वीर लिखा हुआ है, मैं बोलता नहीं हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। ये सब भी रहेंगे उस संविधान में। सबको जगह दी गई है, मतलब लेकिन सावरकर को भी जगह दी गई है इस संविधान में। ये हिंदू राष्ट्र के संविधान में ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ वोट देने का अधिकार, फिर आप त्रेता युग में जा रहे हैं, द्वापर युग में जा रहे हैं, क्या क्या नहीं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र नहीं आ रहा है? या चुनाव से पहले, मैं इसको ज़रा चुनाव की तरफ ले जाना और आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। हाँ, अगर वाराणसी को चुना गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें सहमति है, इसलिए जब मैं अपने उद्बोधन में जो शुरुआत करता हूं उसके लास्ट सेंटेंस को अगर याद करें तो मैं वहां यही पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो ये कुछ हो रहा है और उसी संसदीय क्षेत्र को राजधानी बनाने का प्रस्ताव है, तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से हो रहा है? क्या दिल्ली को राजधानी के रूप में खत्म करके, जो पहले कभी कलकत्ता को खत्म किया गया था उसको खत्म करके दिल्ली, और दिल्ली को खत्म करके अब वाराणसी, तो क्या हम अब क्योटो के रूप में वाराणसी को देखने जा रहे हैं? जरा समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो कुछ चल रहा है इसके पीछे की सियासत क्या कुछ हो सकती है? क्या 2024 यहाँ भी किसी केन प्रकार नजर आ रहा है क्या, प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, ये जितना हास्यास्पद है उतना ही दुखद भी है। और जो आपने कहा कि दिल्ली से हटाकर के पार्लियामेंट बनेगी आपकी काशी में, और सेंट्रल विस्टा पर 20-22 हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं, और मुझे तो सीधे तौर पर ये सामने दिखाई पड़ रहा है कि शायद इसलिए वो राजधानी परिवर्तन हो रहा है कि सेंट्रल विस्टा का जो सूत्रधार है वो एक शूद्र है। अगर मोदी जी ओबीसी हैं तो, हालांकि उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया, हालांकि प्रक्रिया थोड़ा पहले से चल रही थी, लेकिन नोटिफाइड उन्होंने खुद ही किया था। तो एक शूद्र कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है? तो ये तो खतरा मोदी जी के लिए ही है, नंबर एक। नंबर दो, मैं सीधे तौर पर यह कहता हूं कि जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलाशा चले जाए, एक बन गया है। इस देश में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर ये मुगालता पाल करके कुछ लोग बैठे हैं तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। लेकिन ये दुखद और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देश में ऐसी ताकतें लगातार रही हैं, कम से कम आजादी के आंदोलन से लेकर के और अब तक। कभी वो डुबकी मार जाती थी, अब उनको स्पेस मिला है तो फिर सामने आ गई। आपको मैं याद दिला दूं कि जिस समय संविधान बन रहा था, संविधान सभा चल रही थी, उस समय कुछ साधु आकर के यही बात कहते थे कि इस देश को संविधान की क्या जरूरत है, ऑलरेडी मनुस्मृति हमारे पास है, तो मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तब इसी तरह के लोगों ने कहा था कि एक अछूत के द्वारा लिखा गया संविधान हमें अस्वीकार्य है। तिरंगे के बारे में क्या कहा गया था, राष्ट्रगान के बारे में क्या कहा गया था, ये सब हम लोग जानते हैं।
तो इनका यकीन कभी भी नहीं रहा इस संविधान के बारे में। और बाबा साहब ने चूंकि प्रारूप समिति में थे और उनके द्वारा ही लिखा गया, उनको बाकायदा अध्ययन करने के लिए दुनिया के तमाम देशों में भेजा गया। BN राव साहब भी कई देशों में गए, लेकिन वो जो हिस्सा है जिसके निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है, एक कथित रूप से अछूत का नाम आता है, इसलिए इन लोगों के लिए वो अस्वीकार है और इसको अभी तक वो पचा नहीं पा रहे। वो वही व्यवस्था लादना चाहते हैं इस देश में जो व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग के बाद लागू हुई थी, कि जिसमें वर्ण व्यवस्था हो, शूद्रों को कोई अधिकार ना हो, अछूत के साथ क्या व्यवहार किया जाए। अगर आप उस पूरे मराठा क्षेत्र को याद करें तो उसमें किस तरह से मटके लटका करके और पीछे झाड़ू बांध करके अछूतों की जो दुर्दशा के दृश्य तमाम इतिहासकारों ने लिखे हैं, वही परिदृश्य वो देखना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह का संविधान सामने आ रहा है। नंबर 2, जो आपने कहा कि ये क्यों आ रहा है और इस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं, खामोश हैं। दरअसल ये टेस्टिंग है। इस तरह के तमाम शिगुफे छोड़े जाते हैं कि टेस्ट किया जाए कि लोगों का मानस किस तरह का है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। भाई, आपके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था का आपने भट्टा बैठा दिया है। नोटबंदी और GST करके आपने आर्थिक नीतियां लगभग तहस नहस कर दी। विदेशी कंपनियों ने जहां निवेश कर रखा था वो असहिष्णुता और इस तरह के कट्टरता के चलते वो छोड़ करके भाग गई हैं। ऐसे में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और नित्यानंद राय का एक कोट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि 2018 से लेकर के 2020 के बीच में 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें 9,000 से ज्यादा तो बेरोजगार नौजवान है और 16,000 से ज्यादा जो कर्ज के बोझ से दबे हुए लोग हैं उन्होंने आत्महत्या की। और मैं एक दो आपको उदाहरण दे दूं। सोनू विष्ट नाम का एक 24 साल का नौजवान जो उत्तराखंड में अपनी मार्कशीट जला करके जंगल में जाकर के गले में रस्सी डाल करके आत्महत्या कर लेता है। इस उत्तर प्रदेश के बड़ौद शहर में एक जूते का व्यापारी फेसबुक लाइव आकर के जहर खाता है। उसकी पत्नी भी जहर खाती है, ये कहते हुए कि ये सरकार छोटे व्यापारियों और किसानों की हितैषी नहीं है। कोरोना संकट के बाद आप देखिए कि इस देश में अरबपतियों की संख्या 112 से 142 हो जाती है और उनकी कुल संपत्ति इस देश के 40% गरीब लोगों से ज्यादा है उन 142 की। असमानता की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। सच्चाई यह है कि इस वक्त अगर राशन नहीं मिले तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। अभी भी कुछ कम नहीं मर रहे होंगे। एक वक्त वो बगैर खाए पिए लोग जी रहे हैं। तो आपको इस देश में गरीबी से नहीं उबारना है, आपको अशिक्षा से नहीं उबारना है। कुपोषण की स्थिति हम लोग जानते ही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 पायदान से 101वें में आ गए और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बदतर स्थिति है इस समय। तकरीबन 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं इस देश के, माने गंभीर रूप से कुपोषित हैं। मेडिकल की सुविधा खत्म है, एजुकेशन सिस्टम आपने ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद बचता क्या है? 5 किलो राशन, आपके पास पैसा है, कितना चंदा आ रहा है जो कारपोरेट के जरिए, तो आप लोगों के जो मताधिकार जो मिला। अब मुझे तो याद आ रहा है बाबा साहब का वो आखिरी संविधान सभा में दिया गया भाषण, और उन्होंने जो चुनौती पेश की थी, उन्होंने कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से तो एक होने जा रहे हैं, एक मत, एक व्यक्ति के सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है,
लेकिन समाज में जो आर्थिक स्थितियां हैं और जो सामाजिक स्थितियां हैं उसमें असमानता व्याप्त है। और अगर ये असमानता दूर नहीं की गई तो जो राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको हम खो देंगे। तो दरअसल वो परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं कि जिसमें आप असमानताओं को बढ़ाएं, आप सामाजिक और आर्थिक रूप से जो विसंगतियां हैं उनको आप तीव्र करें, तो लोग खुद ब खुद इस राजनीतिक लोकतंत्र से उनका मोह भंग हो जाएगा और फिर आपके लिए होगा कि आप हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाएंगे। और हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया में क्या होगा, न्याय प्रणाली क्या होगी, वो आपने जिक्र किया उसका। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा हित तबका, जिसमें तकरीबन 60% तो आज का ओबीसी है और 22.5% SC ST है, इसको ही हम मिला लें उसी हिंदू में से, तो क्या उसके लिए स्वीकार्य होगा? और अगर उसके लिए स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना पाल बैठे हैं, जिनको हिंदू संविधान चाहिए, वो कैलासा चले जाए, भारत में कोई जगह नहीं है उनके लिए। हिंदू राष्ट्र एक बहुत